एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था और फांग उसे मॉल लेकर जाता है जो कि सच में बंद हो गया था। पर जैसे ही फांग क्लैप करता है तो वहाँ की सारी लाइट्स अपने आप ही ऑन हो जाती हैं, जो देखकर शाओची उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। फांग उसे बताता है कि ये हमारी कंपनी का ही मॉल है, तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकती हो। फांग अब यहाँ पर उसे काफी सारी शॉपिंग कराता है और वो ड्रेस भी दिलवाता है जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। दूसरी तरफ हम शाओबू और ली को देखते हैं जो कि ड्रंक हालत में चलते जा रहे थे। ली यहाँ पर आसमान की तरफ देखकर हाथों से स्टार बनाने लगता है तो शाओबू यहाँ पर अपनी पावर से उसका नाम लिखती है और उसे हवा में उड़ा देती है। फिर वो उसके सामने स्टार्स भी बनाती है, जो देखकर ली तो उसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और बोलने लगता है कि तुम तो काफी अलग हो, तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। जो सुनकर शाओबू को तो लगता है कि उसे पता चल गया कि वो एक रोबोट है, लेकिन ली तो सिर्फ इतना बोलता है कि तुम काफी यूनिक हो। जो सुनकर शाओबू रिलीफ फील करती है। अब वो उसे किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन शाओबू उसे रोक देती है। उसी वक्त वहाँ पर ली की मॉम आ जाती है, जिसे देखकर ली को लगने लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा है। लेकिन जब वो पास जाता है तो उसे रियलाइज हो जाता है कि ये सच में उसकी मॉम है। जो जानकर वो पहले तो थोड़ा डर जाता है, पर फिर अपनी मॉम को बोलता है कि सरप्राइज देखो मैं आ गया। पर उसकी मॉम उसे डांट कर घर की तरफ ले जाने लगती है। शाओबू उन्हें रोकती है और बोलती है कि रुको, तुम इसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकती। ली एक अडल्ट है और वो अपनी मर्जी से जहाँ भी चाहे रह सकता है। उसकी मॉम बोलती है कि भला तुम कौन हो? तो शाओबू कहती है कि मैं ली की गर्लफ्रेंड हूँ। तभी उसकी मॉम को याद आता है कि इस लड़की को तो मैंने वीडियो कॉल पर भी देखा था और उसे लगता है कि ली शायद इसी के लिए वापस आया है। अब वो फांग को खींच कर ले जाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन शाओबू उसे ले जाने नहीं देती। तो वो अपने बैग से निकाल कर उसे चेक बुक देती है। वो बोलती है कि तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए ले लो, लेकिन अब मेरे बेटे से दूर रहना। तो शाओबू कहती है वैसे कितना पैसा है तुम्हारे पास? और मुझे शाओची से ना थोड़ा ज्यादा चाहिए। जो सुनकर ली की मॉम बोलती है कि तुम दोनों ने मुझे एटीएम समझ रखा है। फिर वो ली को खींचकर यहाँ से ले जाने लगती है और जाते जाते वो शाओबू से चेक बुक भी ले लेती है। इधर फांग और शाओची जब घर आ रहे होते हैं तभी शाओची को शाओबू का कॉल आता है, जो उसे बता देती है कि ली को उसकी मॉम ले गई। तो वो शाओची को घर जाने का बोलकर खुद अपने घर जाता है। फांग घर पहुंचकर ली से मिलने के लिए जा रहा होता है, लेकिन सूची ने उसे रोक देती है और बोलने लगती है कि ली वापस आ गया है, ये बात तुमने हमसे क्यों छुपाई? फांग बोलता है कि ली अब एक अडल्ट है और वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, तुम्हें उसके लिए कुछ भी चीज डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। तभी उसके फादर बीच में बोल पड़ते हैं कि ली अडल्ट हो गया है, लेकिन वो अभी भी काफी यंग है और वो गलत डिसीजन ले सकता है। जैसे कि तुम भी कंपनी के मेकअप डिपार्टमेंट में काफी पैसा लगा रहे हो और तुमने रिसर्च डिपार्टमेंट भी सेटअप किया है। क्या होगा अगर ये सारा पैसा डूब जाए और तुम रिग्रेट करो तो? फांग बोलता है कि आपको पता है कि आपने मेकअप लाइन किसके लिए सेटअप किया था और आपको पता भी है कल कौन सा दिन है, पर शायद आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है और यहाँ में पता चलता है कि असल में कल फांग की मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, जिसके बारे में उसके फादर को याद होता है, लेकिन वो उसे बताते नहीं। अगले दिन शाओची फांग के घर का दरवाजा नॉक करती है, पर वो दरवाजा नहीं खोलता। इसलिए वो हान को कॉल करके उसके बारे में पूछती है, तो हान उसे बता देता है कि आज फांग की मॉम की डेथ एनिवर्सरी है और आज के दिन वो किसी से भी नहीं मिलता। शाओची पूछती है कि वो कहाँ पर होगा, तो हान उसे बता देता है। इधर हम फांग को एक अम्यूजमेंट पार्क में देखते हैं जहाँ वो अकेला बैठा हुआ था। शाओची भी यहाँ पर आकर जब फांग को अकेला बैठा हुआ देखती है तो वो सोचने लगती है कि वो उससे कैसे बात करेगी, लेकिन तभी फांग उसके पास आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? तो शाओची हाँ बोलती है। फांग बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन शाओची बोलती है कि नहीं, अब हम यहाँ पर आए हैं तो थोड़ा घूम ही लेते हैं। लेकिन तभी पार्क बंद होने की अनाउंसमेंट होने लग जाती है, इसलिए शाओची ऑफिस में बात करने के लिए जाती है और किसी तरह वहाँ के मैनेजर को पार्क को थोड़ी देर बाद बंद करने के लिए मना लेती है। फिर वो फांग के साथ काफी सारे राइड्स में घूमती है और किसी तरह उसका स्ट्रेस रिलीज करवाने की कोशिश करती है। पर जब ये दोनों मैरी गो राउंड पर होते हैं तो फांग फिर से सैड हो जाता है, क्योंकि उसकी मॉम ने जब उसे आखिरी बार मैरी गो राउंड पर घुमाया था तब वो उससे आगे थी और फांग हर साल उनकी डेथ एनिवर्सरी पर थीम पार्क आता है। तभी शाओची को याद आता है कि शाओबू ने उसे बताया था कि ह्यूमंस के लिए मदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो उन्हीं की वजह से इस दुनिया में आ पाते हैं और अगर उनकी मदर इस दुनिया में ना रहे तो वो काफी अकेला महसूस करते हैं। जो बात याद करके शाओची भी अपने जादू से फांग के पास पहुंच जाती है और उसे बोलने लगती है कि तुम कभी भी खुद को अकेले महसूस मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सब बोलकर वो उसे स्माइल करने के लिए कहती है, तो फांग भी स्माइल करने लगता है और शाओची को देखता रहता है। जिसके बाद ये दोनों और ज्यादा मस्ती करते हैं। कभी दोनों टाइटैनिक के हीरो हीरोइन की तरह एक्ट करते हैं, कभी रोबोट्स की तरह, तो कभी एंशिएंट एरा में पहुंच जाते हैं। और जब ये दोनों किस करने ही वाले थे तभी एक बच्चा आकर इन दोनों को इंटरप्ट कर देता है और क्योंकि अब फांग शाओची के ऊपर ही सो गया था,
इसलिए वो उसे अपने घर लेकर चली जाती है। अगली सुबह जब फांग की आंख खुलती है तो वो खुद को शाओची के घर में पाता है, जहाँ वो देखता है कि शाओची ने उसके साथ काफी सारे मोमेंट्स की फोटोज लगाई हुई थी, जिन्हें जब वो देख ही रहा था तभी वहाँ पर शाओची आ जाती है और उसके हाथ से फोटो लेकर बोलती है कि ब्रेकफास्ट बाहर रेडी है। शाओची ने उस फोटो के पीछे लिखा हुआ था कि कब कब उसने हॉर्मोन्स कलेक्ट किए हैं, पर फांग को इन फोटोज को देखकर लग रहा था कि शाओची तो उसे कितने पहले से लाइक करती है। बाहर हान भी उसे ऑफिस ले जाने के लिए आया हुआ था। अब जब फांग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठता है तो मिस चाय बोल देती है कि ये सारा ब्रेकफास्ट तुम्हारे लिए शाओची ने बनाया है, वो भी सुबह सुबह उठकर, जबकि ये सब मिस चाय ने बनाया था। जिसे खाकर फांग शाओची की तरफ देखने लगता है और उसके कुछ तारीफें भी करता है। शाओची शाओबू को उदास देखकर फांग से ली के बारे में पूछती है तो बताता है कि ली को उसकी मॉम ने घर के अंदर कैद कर दिया और उसका फोन भी छीन लिया गया है, वो शायद उसे वापस से अब्रॉड भेज देगी। शाओबू परेशान होकर बोलती है कि उसकी पेंटिंग के ड्रीम का क्या होगा, तो फांग बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं उसे हमेशा सपोर्ट करूंगा। जो सुनकर शाओबू रिलीफ फील करती है और फिर फांग यहाँ से कंपनी के लिए निकल जाता है। जिसके जाने के बाद मिस चाय शाओची से बोलती है कि फांग की बातों से मैं समझ गई हूँ कि वो तुम्हारे बारे में जरूर सोचता है और अब तुम्हें अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पर ले जाना होगा, फांग को फोर्सफुली किस करके। जो सुनकर शाओची बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। इधर हम फांग को ऑफिस में देखते हैं, जहां आज वो ड्रीमी फ्रेग्रेंस का टेस्ट करते हैं, लेकिन उसकी फ्रेग्रेंस कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी और वो मार्केट में अवेलेबल बाकी प्रोडक्ट्स की तरह ही स्मेल कर रहा था, इसीलिए इस तरीके से वो उसे मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते थे। तो फांग उन्हें दोबारा से रिसर्च करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं, जिसकी मोमोज के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। तो ली बोलता है कि जब तक आप मुझे घर से बाहर नहीं जाने दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा और भूख हड़ताल करूंगा। उसकी मॉम बोलती है बेटा जल्दी से यूएस जाकर MBA कर लो और वापस आकर कंपनी में फांग की जगह ले लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ली बोलता है आपके लिए तो मैं सिर्फ एक पपेट हूँ और आप ये सब मेरे लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कर रही हो। तो उसकी मॉम उसे अपनी बातों में फंसाने लगती है और बोलती है कि तुम्हारे पास तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फैमिली बिजनेस में जाने की, लेकिन तुम्हें देखो पेंटर बनना चाहते हो। पर ली अब भी खाना खाने से मना कर देता है, पर उसकी मॉम उसे बहुत ही अच्छे से जानती थी, इसलिए वो जैसे ही उसकी ब्लैंकेट हटाती है तो देखती है कि उसने काफी सारे स्नैक्स छुपा कर रखे हुए हैं, जिन सभी स्नैक्स को वो यहाँ से लेकर चली जाती है। उनके जाने के बाद ली शाओबू के बारे में ही सोच रहा था, तभी वो अपनी बैल्कनी के बाहर शाओबू को देखता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है और उसे रूम के अंदर ले आता है। उसकी हालत देखकर शाओबू बोलती है कि तुम परेशान मत हो, अब मैं आ गई हूँ, और अपने बैग से उसके लिए काफी सारे स्नैक्स निकालती है। फिर वो उसे ले जाने के लिए उसका सामान पैक करने लगती है, तो ली उसे मना कर देता है और बोलता है कि मेरी मॉम मुझे नहीं जाने देंगी और तुम चिंता मत करो, मैं घर पर ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा सा बोर हो जाता हूँ। तो शाओबू बोलती है कि अब से मैं तुम्हें रोज मिलने आऊंगी, जो सुनकर ली काफी खुश हो जाता है। इधर शाओची फांग को अकेला देखकर उसे किस करने के लिए जा ही रही होती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए वो परफ्यूम लगाने के लिए परफ्यूम डिपार्टमेंट जाती है, जहाँ जाकर वो सभी परफ्यूम को स्मेल करने लगती है कि कौन सा वाला अच्छा परफ्यूम है, मैं वही लगाऊंगी। पर इस सब के चक्कर में उसका पैर फिसल जाता है और उसे एक परफ्यूम की बोतल नीचे गिर जाती है, जिसके अंदर उसकी रिंग में से फांग के हार्मोन्स भी मिल जाते हैं। कुछ गिरने की आवाज सुनकर फांग भी यहाँ पर आ जाता है। फांग वहाँ आकर जैसे ही परफ्यूम को स्मेल करता है तो वो उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। अब वो उस परफ्यूम को अपने हाथ पर लगाकर शाओची को भी स्मेल करवाता है, तो शाओची को भी ये काफी पसंद आता है। फांग उस परफ्यूम को स्मेल करके एकदम उसमें खो ही जाता है और शाओची के पास आकर उसे किस कर देता है। तभी शाओची उसे दूर कर देती है और सोचने लगती है कि भला मैंने उसे दूर क्यों किया। तो फांग बोलता है कि पिछली बार तुमने मुझे किस किया था और इस बार मैंने तुम्हें किस बैक किया है, जिससे शाओची को भी पता चल जाता है कि उसने फ्राइड चिकन खाने के बाद उसने उसे किस किया था। और फांग उसे ये बोलकर चला जाता है कि जो परफ्यूम की बॉटल तुमने तोड़ी है वो रिसर्च डिपार्टमेंट ने आज ही इन्वेंट किया था, इसलिए इसे दोबारा से रीस्टोर कर दो। शाओची अब जब घर आती है तो देखती है कि शाओबू ड्रामा देख रही होती है, जिसके अंदर किसिंग सीन चल रहा था। तो वो उससे पूछने लगती है कि भला ये सब तुम क्या देख रही हो। शाओबू बताती है कि मैं इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर किस के पीछे का क्या लॉजिक होता है, क्योंकि उस दिन ड्रंक होने के बाद ली भी मुझे किस करना चाहता था और इतनी सारी रिसर्च करने के बाद भी मुझे पता चला कि इस किस के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। अगर कोई पर्सन तुम्हें एकदम से किस कर देता है तो इसका मतलब है कि वो इसको काफी पहले से प्लान कर रहा था। शाओची अब यह अपनी और फांग की किस के बारे में सोचने लगती है और बोलती है कि मतलब इस सब के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, फांग ने मुझे सिर्फ उस दिन की किस की वजह से किस बैक किया है। जो सुनकर शाओबू हैरान हो जाती है, क्या फांग ने तुम्हें किस किया? तो शाओची बोलती है कि नहीं वो तो ऐसे ही था, तुम जाकर काम पर ध्यान दो। इधर फांग हान को सारी बातें बता देता है और उसे बोलता है कि भला मेरा फ्रेंड किसी लड़की को किस क्यों करना चाहता होगा। तो हान बोलता है कि जरूर वो उसके अंदर इंटरेस्टेड होगा, इसीलिए उसने उसे किस किया। तो फांग बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो जरूर अट्रैक्शन होगा। तो हान बोलता है नहीं ये कोई अट्रैक्शन वगैरह नहीं है, लगता है कि आपकी दोस्त को पहली बार प्यार हुआ है और वो इन सारी फीलिंग से फेमिलियर नहीं है, इसलिए ये सब उसे काफी अजीब लग रहा है और वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। फांग पूछता है अच्छा तो बताओ कैसे पता लगाया जाए कि ये लव है। हान बोलता है कि ये पता लगाना तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला
अगर आप किसी पर्सन को प्यार करते हो तो जब भी आप उसे देखोगे ना स्माइल करने लगोगे। दूसरा, जब वो पर्सन आपको दिखाई नहीं देगा ना तो आप उसे हर जगह ढूंढोगे। और तीसरा, जब भी आप अपनी आंखें बंद करोगे ना तो आपको सिर्फ उसी पर्सन के सपने आएंगे। अगर ये तीनों साइंस किसी पर्सन के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो किसी को लाइक करता है। अगली सुबह हम शाओची को देखते हैं जो कि परफ्यूम डिपार्टमेंट में उस फ्रेग्रेंस को बना रही होती है, लेकिन उसके अंदर उसे एक चीज मिसिंग लगता है। इसीलिए वो आंख पर पट्टी लगाकर सभी परफ्यूम्स को स्मेल करने लगती है, ये पता लगाने के लिए कि कौन सी चीज मिसिंग है। उसी वक्त वहाँ पर फांग भी आ जाता है तो उसे स्मेल करते करते वो इसके एकदम करीब आ जाती है। और जब ये दोनों एक दूसरे के इतना करीब थे तो फांग की तो एकदम हालत ही खराब हो जाती है और उसकी बॉडी से हार्मोन्स निकलकर शाओची के रिंग में कलेक्ट होने लगते हैं। तभी शाओची फांग के फेस को टच करती है और अपनी आंख से पट्टी हटाकर फांग को देखकर वहाँ पर हैरान हो जाती है और उसे पूछने लगती है कि भला तुम अंदर कब आए। फांग तो नर्वसनेस के कारण एकदम लाल हो गया था तो शाओची उसे बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया, एकदम टमाटर की तरह लाल क्यों हो रहे हो तुम। फांग बोलता है कुछ नहीं मुझे बस थोड़ी गर्मी लगी है। ये बोलकर वो साइड में हो जाता है। तभी शाओची फिर से फांग को स्मेल करती है और उसे याद आता है कि कल परफ्यूम के अंदर उसकी रिंग से निकलकर फांग के हार्मोन्स मिल गए थे, इसीलिए वो परफ्यूम इतना अच्छा स्मेल कर रहा था। तभी शाओची उस बनाए हुए परफ्यूम को उसके हाथ पर लगाती है और उसे स्मेल करवाती है तो वो कल के परफ्यूम की तरह ही लग रहा था। वो उसे बताती है कि मैंने इस परफ्यूम के अंदर सब कुछ ऐड करके देख लिया, लेकिन जो कल वाली फ्रेग्रेंस थी वो हमें इसीलिए इतनी अच्छी लग रही थी क्योंकि उसके अंदर तुम्हारा सेंट मिला हुआ था। फांग अब अपने कैबिन में जाकर कुछ रिसर्च करता है और सोचता है कि क्यों ना वो अपनी परफ्यूम के अंदर ह्यूमन हार्मोन्स को मिलाए, जिससे वो मार्केट के अंदर एक नई तरीके का फ्रेग्रेंस ला पाएंगे। अब जब शाओची वहाँ पर आकर ये बात सुनती है तो वो काफी खुश हो जाती है और परफ्यूम डिपार्टमेंट को ये सारी बातें बताने के लिए जाती है। और अब फांग अपने फ्रेग्रेंस का नाम ड्रीमी से चेंज करके हार्मोन फ्रेग्रेंस रख देता है। शाओची अब काफी खुश होकर यहाँ से चली जाती है और फांग भी उसे देखकर स्माइल करते रहता है, यानी कि पहला रूल तो उसने कंप्लीट कर लिया था। फिर जब फांग अपने कैबिन से बाहर आता है तो शाओची को उसके डेस्क पर ना देखकर वो बाकी लोगों से पूछता है कि शाओची कहाँ गई है, तो वो बताते हैं कि वो तो रिसर्च डिपार्टमेंट में है, यानी कि सेकंड रूल में भी वो फिट हो गया था। रात में हम देखते हैं कि जब फांग सो रहा था तभी वो देखता है कि शाओची उसके पास में आकर उसे किस कर रही है, तो वो भी उसे बहुत ही पैशनेटली किस करने लगता है। लेकिन तभी उसकी आँख खुल जाती है और वो देखता है कि ये तो सिर्फ एक सपना था। जो सब देखकर फांग सोचने लगता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, पर हम तो समझ गए थे कि अब फांग सच में शाओची को काफी पसंद करने लगा है। अगली सुबह ऑफिस जाकर फांग शाओची को अवॉइड करने की कोशिश करता है और उसे बोलता है कि आज ना पूरे दिन तुम बाहर काम करोगी और छुट्टी के वक्त भी ऑफिस में मत आना। जिसके बाद फांग अपने कैबिन में जाकर डॉक्टर जैंग से बात करता है और उसे बोलता है कि मुझ पर ऐसा हिप्नोसिस परफॉर्म करो जिससे मैं शाओची को हेट करने लग जाऊं। जो सुनकर डॉक्टर जैंग बोलता है कि ये कैसी अजीब सी रिक्वेस्ट है तुम्हारी, और अगर तुम शाओची को पसंद करते हो तो तुम उससे दूर क्यों भाग रहे हो, इसे एक्सेप्ट करो ना। फांग बोलता है कि तुम मेरी अमनीजिया की बीमारी को तो जानते ही हो, मेरा किसी के साथ भी कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। तो डॉक्टर जैंग भी उसे समझाता है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी भी इस तरीके से नहीं बिता सकते, और क्या हुआ अगर शाओची तुम्हें सच में छोड़कर चली जाए तो क्या तुम रिग्रेट नहीं करोगे। तभी हान वहाँ पर भागता हुआ आता है जो कि फांग को एक न्यूज़ दिखाता है जहाँ रोड पर किसी लड़की का एक्सीडेंट हो गया था और वहाँ पर शाओची की स्कूटी पड़ी हुई थी। जो देखकर फांग काफी घबरा जाता है और भागते हुए सीधा उसी एक्सीडेंट वाली साइट पर पहुँचता है जहाँ वो डॉक्टर से जाकर पूछता है कि वो कैसी है। डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। फांग बताता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। डॉक्टर बताता है कि उसका काफी ब्लड लॉस हो गया है और हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। तो फांग भी उनके साथ जाने लगता है, लेकिन तभी उसे पीछे से शाओची की आवाज आती है। फांग जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसके सामने शाओची खड़ी हुई थी। वो उसे बोलती है कि तुम्हें क्या लगा कि मुझे चोट लगी है, मैं तो किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी जिसमें ये डॉक्यूमेंट्स गंदे हो गए। उसकी ये सब बातें सुनकर फांग तो उसे सीधा हक कर लेता है और चैन की सांस लेता है। फांग अब खुद ही शाओची को घर छोड़ने के लिए जाता है और उसे घर पर आराम करने को बोलता है। फिर जब हान वहाँ पर आता है तो फांग उसे कहता है एक सक्सेसफुल लव कन्फेशन का इंतजाम करो, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। जो सुनकर हान तो काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फांग शाओची को एक रेस्टोरेंट में डिनर पर लेकर जाता है ताकि वो शाओची से अपना लव कन्फेस कर सके। अब जब वेटर वहाँ पर रोज लेकर आता है और इससे पहले कि फांग अपना लव कन्फेस कर पाता, पास में एक और बंदा अपनी गर्लफ्रेंड से लव कन्फेस कर देता है और फांग का कन्फेशन बाकी रह जाता है। ये देखकर फांग को गुस्सा आ जाता है और वो वेटर को यहाँ से भेज देता है। तो हान वेटर से 99 रोजेस मंगाता है जिन्हें देखकर फांग शाओची से अपना लव कन्फेस कर सके। लेकिन इससे पहले कि वो ये कर पाता, उससे भी ज्यादा रोजेस लाकर एक और कपल एक दूसरे से अपना लव कन्फेस कर देते हैं। अब जब वेटर वहाँ पर आता है तो फांग वेटर से पूछता है कि क्या आज कोई और लव कन्फेशन भी होने वाला है, तो वेटर मना कर देता है। और अब फाइनली फांग अपनी जैकेट से शाओची के लिए एक नेकलेस निकालता है उससे अपना लव कन्फेस करने के लिए। लेकिन तभी उनके पीछे वाली टेबल पर एक और बंदा अपना लव कन्फेस कर देता है। जो देखकर फांग उस नेकलेस को वापस से रख लेता है।
और उसका मूड अब काफ़ी ख़राब हो चुका था क्योंकि वो अपना लव कन्फेस कर ही नहीं पाया था। अब जब ये दोनों बाहर होते हैं तो शाओची को ठंड लग रही थी, इसलिए फांग अपना कोट उतार कर उसे पहना देता है और दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। और यहाँ अब शाओची को फिर से भूख लगने लगती है तो वो फ्राइड चिकन देखकर एकदम पागल हो जाती है और खाने के लिए चली जाती है। शाओची चिकन खाते हुए फांग से बोलती है कि लोग रोजेस की जगह फ्राइड चिकन देकर प्रपोज क्यों नहीं करते। फ्राइड चिकन को खाएंगे तो वो पेट में जाएगा, लेकिन रोजेस तो कुछ दिन बाद सूख जाएंगे। जो सुनकर फांग भी हंसने लगता है और क्योंकि खाते हुए शाओची ने अपना मुंह गंदा कर लिया था तो फांग उसे क्लोज आकर उसका मुंह साफ करने लगता है। इस मोमेंट में दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और फांग की बॉडी से फिर से हार्मोन निकलकर शाओची के रिंग में कलेक्ट हो जाते हैं। अगले दिन हम फांग को देखते हैं जो कि शाओची को फ्राइड चिकन देकर प्रपोज करने का प्लान बनाता है, इसीलिए वो उसे मैसेज करके शाम में 5 बजे मिलने का बोलता है। पर तभी वहाँ पर उसका एक फ्रेंड आ जाता है जो कि उसके साथ लॉस एंजलिस में था। उसका फ्रेंड उसे देखकर बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारी स्माइल देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम लव में हो। तो फांग बोलता है कि हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड से तो वैसे भी तुम पहले मिल चुके हो। उसका फ्रेंड बोलता है कि कौन सी गर्लफ्रेंड? तो वो बोलता है कि अरे वही जो मुझे लॉस एंजलिस में मिली थी। उसका दोस्त बोलता है कि अरे तुम तो काम में इतना बिजी थे और हर जगह मैं तुम्हारे साथ ही गया था, मैंने तो वहाँ पर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं देखी। फांग अब उसे अपने कैबिन से शाओची को दिखाता है और बोलता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो? तो उसका फ्रेंड बोलता है कि नहीं, मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूँ। जो सुनकर फांग हैरान हो जाता है और अपने दोस्त के वहाँ से जाने के बाद वो हान को अंदर बुलाता है। अगर उससे शाओची की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है तो वो कहता है कि मैंने आपको बताया तो था कि शाओची आपकी पड़ोसन की बेटी है, लेकिन वो उसे फिर से उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करने को बोलता है। लेकिन फिर भी फांग को शाओची की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती और वो शाम को शाओची से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो सीधा उससे पूछ लेता है कि तुम कौन हो। शाओची बोलती है कि अरे क्या तुम मुझे भूल गए, मैं शाओची हूँ। तो फांग उसे बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, तुम मेरी पड़ोसन की बेटी नहीं हो। जो सुनकर शाओची सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो उसे ही नहीं बता सकती थी कि वो एक एलियन है और अगर वो बताती भी तो फांग उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी वहाँ पर बारिश होने लग जाती है और फांग अपनी पुरानी मेमोरीज को भूलने लग जाता है। इसी बीच उसे सीजन 1 के कुछ फ्लैशबैक्स याद आते हैं जहाँ वो शाओची से मास्क पहनकर मिला था, पर उसे लगता है कि शाओची किसी दूसरे इंसान के साथ है और उसने उसे पास्ट में धोखा दिया था, इसीलिए वो गुस्से में यहाँ से जाने लगता है और शाओची कुछ भी नहीं कर पाती। वो बस वहीं बेंच पर बैठकर उदास होकर भीगती रहती है। लेकिन तभी उसके पास जियांग आता है जो आकर उससे पूछता है कि क्या फांग से तुम्हारी लड़ाई हुई है। शाओची बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो बस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जियांग उसे एक टॉफी देता है और बोलता है कि इसे खा लो, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। शाओची उसे खाकर बोलती है कि पहले मैं भी काफी खुश रहती थी, लेकिन जब से मैं फांग से मिली हूँ तब से मैं भी काफी परेशान रहने लग गई हूँ, इसीलिए लगता है कि मुझे ऐसे काफी सारी कैंडीज की जरूरत पड़ेगी। फिर वो उसे उसके कैफे छोड़ने के लिए आता है और बोलता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की परेशानी हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। शाओची उसकी स्माइल को देखकर बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हम पहले मिल चुके हैं। तो जियांग कहता है फिर तो हमें और अच्छे फ्रेंड बन जाना चाहिए, जिस पर शाओची भी मान जाती है। इधर कंपनी में कांग मिस चान को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बोलती है कि मुझे फांग पर पूरा यकीन है और वो उसकी बातों में नहीं आती। तभी वहाँ पर फांग पूरा भीगता हुआ आता है और क्योंकि वो तो सब कुछ भूल चुका था इसीलिए वो मिस चैन को गलत नाम से बुलाता है। जो सुनकर वो भी नाराज होकर यहाँ से जाने लगती है और कांग बोलता है क्या तुम भूल गए तो मिस चैन है। जिनके जाने के बाद वहाँ पर हान भागता हुआ आता है और बोलने लगता है कि मिस्टर फांग अचानक से बारिश कैसे हो गई। अब इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता फांग उसे रोक देता है क्योंकि कांग इनकी बातें सुन रहा था। हाना फांग को मेमोरी बैंक में लेकर जाता है और उसे सारी चीजें रिमाइंड कराने लगता है। उसे लग रहा था कि फांग तो शाओची को भी भूल चुका है, लेकिन शाओची के बारे में उसे सब कुछ याद था और वो हान को बोलता है कि शाओची को बोलो कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। हान बोलता है आप उसे जॉब से इसलिए निकाल रहे हो ना क्योंकि आप उसे अपनी वाइफ बनाना चाहते हो। जो सुनकर फांग उसे डेंजरस लुक देता है तो हान भी बेचारा चुप हो जाता है। इधर शाओची को जब पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है तो वो बेचारी भी परेशान हो जाती है। शाओबो उसे बोलती है कि चिंता मत करो, फांग जरूर मान जाएगा। तो शाओची बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस बार फांग इतनी आसानी से मानने वाला है। अब जब फांग ऑफिस में होता है तब वो हान को एक होटल बुक करने के लिए कहता है जहाँ वो रात में रुकेगा और उसे बोलता है कि अगर तुमने शाओची को होटल का एड्रेस बताया तो कल से तुम भी जॉब पर मत आना। शाओची घर पर फांग के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी हान उसे मैच मेकर बनकर फांग की फोटो भेज देता है होटल में जाते हुए, जो देखकर उसे पता चल जाता है कि फांग कहाँ पर गया है और वो उससे इतना नाराज है कि वो होटल में रुक रहा है। वो शाओबू से बोलती है कि मुझे शुरू से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तभी अंदर से मिस चाय आती है और बोलती है कि ये तो छोटा सा ही झूठ है, माफी मांग लो और सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। शाओची ये सुनकर कहती है क्या सच में? तो मिस चाय बोलती है कि हाँ बिल्कुल।
शाओची बोलती है लेकिन हमने तो आपसे भी झूठ बोला है। शाओची यहाँ पर उसे बताने ही वाली होती है लेकिन शाओबू रोक देती है। तो शाओ कहती है कि नहीं, हम मिस चाय से और झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए वो उसे बताने ही वाली होती है कि वो लैंडलॉर्ड की बेटी नहीं है, पर मिस चाय उससे पहले ही बोल देती है कि मुझे पता है, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने मुझे पहले ही कॉल करके बता दिया था कि उसकी बेटी तो ओवरसीज रह रही है। शाओची बोलती है तो क्या आप हमसे नाराज नहीं हो? मिस चाय कहती है कि अब तुम दोनों के साथ रहते हुए मुझे इतना टाइम हो गया है और मैं जान गई हूँ कि तुम दोनों अच्छे बच्चे हो। तुमने मुझसे झूठ जरूर किसी मजबूरी में बोला होगा, और अगर मैं तुम्हें नहीं रखती तो भला तुम लोग कहाँ जाते। ये सुनकर ये दोनों मिस चाय को हक कर लेते हैं और शाओची बोलती है कि आपको रीपे करने के लिए ना मैं बहुत सारे डिलीवरीज करूंगी। तो मिस चाय बोलती है कि अगर तुम्हें मुझे रीपे करना ही है तो मिस्टर फांग से जाके माफी मांगो, आखिर बाद में उन्हें मेरे कैफे में भी तो इन्वेस्ट करना है ना। जो सुनकर शाओची फटाफट से यहाँ से चली जाती है। इधर हम फांग को होटल में बैठ के मीटिंग करता हुआ देखते हैं। तभी बाहर से रूम सर्विस की आवाज़ आती है तो वो दरवाज़ा खोलता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि शाओची है। शाओची अंदर आकर फांग से माफ़ी मांगने की प्रिपरेशन करने लगती है। तो फांग के जो कलीग्स जो मीटिंग कर रहे थे उनमें से एक बोलता है कि मिस्टर फांग, आपका जो पर्सनल मैटर है ना आप उसे पहले सॉल्व कर लीजिए। लेकिन फांग बोलता है कि पर्सनल मैटर वगैरह बाद में सॉल्व होंगे, पहले काम करना है। अब जब वो उसके बार बार बोलने पर भी नहीं मानता, तभी उसे पीछे से शाओची की आवाज़ आती है जो कि उससे माफ़ी मांगने के लिए गाना गा रही थी, जो देखकर वो फटाफट से लैपटॉप बंद कर देता है। फांग अब शाओची के पास जाकर बोलता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो? तो वो बोलती है कि मैं तो तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। फांग हान को कॉल करके सिक्योरिटी को बुलाने के लिए बोलता है, लेकिन शाओची उसे रोक देती है और बोलती है कि कम से कम मुझे माफ़ी मांगने का एक चांस तो दो। फांग बोलता है कि मुझे काम करना है, तो बोलती है कि मैं बस 10 मिनट लूँगी। बोलते हैं कि इतना टाइम नहीं है मेरे पास, और वो नेगोशिएट करते करते 1 मिनट के लिए मान जाता है। तो शाओची बोलती है कि अच्छा पूछो, तुम्हें जो भी पूछना है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सच बताऊंगी। फांग उसे बोलता है कि अच्छा तो बताओ, तुमने मेरे नेबर होने का प्रिटेंड क्यों किया? शाओची सोचती है कि मैं तो ऐसे ही नहीं बता सकती कि मैं हार्मोन्स कलेक्ट करने के लिए इसकी नेबर बनी हूँ, तो वो उसे बोल देती है कि ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। फांग फिर उसे बोलता है कि अच्छा तो ये बताओ कि तुमने मेरी एक्स गर्लफ्रेंड होने का नाटक क्यों किया? शाओची सोचती है कि अरे मैं तो इसे ये भी नहीं बता सकती कि मैं एलियन हूँ, तो वो उसे फिर से बोल देती है कि मैं तुम्हें इस बारे में भी नहीं बता सकती। फांग बोलता है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आई हो और तुम एक भी चीज़ को मुझे एक्सप्लेन नहीं कर रही हो, क्या भला ऐसे तुम मुझसे माफ़ी मांगोगी? आइंदा से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है। तो शाओची उसे रोकती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारी कंपनी के लिए इतने परफ्यूम्स बनाए हैं और तुम मुझे इस तरीके से जॉब से नहीं निकाल सकते। मैंने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है जब तक मैं कंपनी को कोई भी सीरियस हार्म नहीं पहुँचाती तब तक तुम मुझे इस तरह जॉब से नहीं निकाल सकते। ये सब सुनकर फांग बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कंपनी में रखने के लिए मान जाता हूँ, लेकिन तुम कब तक वहाँ पर टिक पाती हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन मीटिंग में फांग सभी लोगों को बोलता है कि वन डिज़ाइन कंपनी के साथ हमारी जो भी कोलैबोरेशन होगी वो सब शाओची हैंडल करेगी। जो सुनकर सभी लोग बोलने लगते हैं कि ये कैसे होगा, वो कंपनी तो हमेशा हमारे कोलैब के लिए मना कर देती है और शाओची तो वैसे भी इनएक्सपीरियंस है, वो ये सब हैंडल नहीं कर पाएगी। लेकिन फांग बोलता है कि ये सब शाओची करेगी और ये बोलकर चला जाता है। मीटिंग के बाद शाओची फांग के पास आती है और बोलती है कि ये मैं नहीं कर सकती, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, क्या होगा अगर मैंने कंपनी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया तो? फांग बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं कर सकती तो रिज़ाइन कर दो। जो सुनकर शाओची उसे घूरने लगती है। तो फांग बोलता है कि कल दोपहर तक मुझे रिजल्ट चाहिए। जो सुनकर शाओची बेचारी और हैरान हो जाती है, और क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए उसे मानना ही पड़ता है। हान उसे कोलैबोरेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स लाकर देता है और शाओची काम पर लग जाती है। जिसके बाद हम शाओबू को देखते हैं जो कि ली से मिलने के लिए आती है। वो बेचारा काफ़ी परेशान था क्योंकि वो काफ़ी दिनों से घर से बाहर नहीं गया था। तो शाओबू से बोलती है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हारी मॉम यही चाहती है ना कि तुम MBA कंप्लीट करके अपनी कंपनी संभालो, तो इसके लिए तुम अब्रॉड जाकर क्या तुम यहीं पर भी तो पढ़ाई कर सकते हो ना, जिससे तुम घर से बाहर भी जा सकते हो और पढ़ाई के बहाने तुम अपनी पेंटिंग भी कंटिन्यू कर सकते हो। ली बोलता है लेकिन मैं एग्जाम कैसे पास करूंगा, फाइनेंस की बुक देखते ही मुझे नींद आने लगती है। तो शाओबू कहती है कि ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। जो सुनकर ली काफ़ी खुश हो जाता है और प्यार से शाओबू के सर पर हाथ फेरने लगता है, जिससे उसका बॉडी टेम्परेचर फिर से हाई हो जाता है और वो टर्टल में बदलने वाली होती है। उसी वक्त उसकी मॉम उसके रूम का दरवाज़ा नॉक करने लगती है। अब उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो शाओबू को कहाँ छुपाए, इसलिए वो अपनी मॉम को रोकने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो तो चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ रही है, इसलिए वो भी वापस से अंदर आ जाता है और उसे लगता है कि शाओबू ब्लैंकेट के अंदर है, इसलिए वो भी ब्लैंकेट में घुस जाता है। उसकी मॉम को लगता है कि वो स्नैक्स खा रहा था, इसलिए वो वहाँ पर आकर ब्लैंकेट हटा देती है। ली को लगता है कि आज तो वो पकड़ा गया और उसकी मॉम ने शाओबू को देख लिया। वो उसे बोलने लगती है कि ये भला तुमने कैसे शौक पाल लिए हैं। ली बोलता है मॉम आप नहीं समझोगी, वो मेरी बातें समझती है। उसकी मॉम बोलती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम मुझे एक टर्टल से कंपेयर कर रहे हो?
तभी ली देखता है कि शाओबू तो वहाँ पर नहीं होती, लेकिन वहाँ पर एक टर्टल होता है जो देखकर उसकी जान में जान आती है और बोलता है कि आप तो मुझे इस कमरे के अंदर बंद करके रखती हो, इसलिए मेरे पास यही एक कंपेनियन है बातें करने के लिए। अब उसकी मम सारे स्नैक्स लेकर यहाँ से चली जाती है और ली आकर उस टर्टल को ढूंढने लगता है जो कि उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। रात में हम शाओची को देखते हैं जो कि कंपनी में काम करते करते इतना थक गई थी कि वो चेयर पर बैठकर ही सोने लगती है। फांग जब अपने कैबिन से बाहर आता है तो वो देखता है कि शाओची गिरने वाली है, तो वो उसे आकर बचा लेता है और तभी शाओची की भी आँख खुल जाती है। वो फांग को यहाँ पर देखकर उससे पूछती है कि कितना टाइम हो रहा है, तो वो बताता है कि 12:30, इसलिए अब तुम घर जाकर रेस्ट करो। लेकिन शाओची बोलती है कि नहीं, अभी मेरा काम बाकी है और अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। मैं अपना काम फिनिश करने के बाद ही घर जाऊंगी। जो सुनकर फांग यहाँ से चला जाता है और शाओची अपना काम करने लगती है। अगले दिन शाओची वन डिज़ाइन कंपनी में अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए जाती है, जहाँ पहले तो वो उसकी प्रेजेंटेशन से इतनी ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होते, लेकिन वो इस कोलैबोरेशन के लिए जब अपना व्यू पॉइंट रखती है तो उसकी बातें सुनकर मिस्टर वांग उससे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और कोलैबोरेट करने के लिए मान जाते हैं। जो सुनकर शाओची और जियांग दोनों ही काफ़ी खुश थे। जिसके बाद शाओची जियांग को थैंक्स बोलती है उसकी मदद करने के लिए, और जब वो यहाँ से जा रही होती है तभी अचानक से उसे चक्कर आने लग जाता है। जियांग से पूछता है कि तुम ठीक तो? शाओची बोलती है कि शायद मैं काफ़ी थकी हुई हूँ, इसी वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जाकर आराम कर लूँगी। जाने से पहले उसे जियांग एक कैंडी भी देता है और फिर शाओची यहाँ से चली जाती है। शाओची अब सीधा फांग के पास जाकर उसे कोलैबोरेशन के पेपर्स दिखाती है, जो देखकर हान तो काफ़ी खुश हो जाता है और बोलता है कि शाओची तुमने कैसे किया? शाओची बोलती है ये तो कुछ भी नहीं है, मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वो यहाँ से ये बोलकर जाने लगती है कि अब मैं सोने जा रही हूँ और अब तुम्हारे पास मुझे जॉब से निकालने का कोई रीज़न नहीं है। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। हान फांग को बोलने लगता है कि शाओची ने कितनी मेहनत की है इसके लिए, वो बेचारी रात को 3 बजे तक जागकर काम कर रही थी। जो सब सुनकर फांग भी कुछ नहीं बोल पाता। जिसके बाद हम शाओबू को देखते हैं जो कि घर पर बैठकर अपने सिस्टम को एनालाइज कर रही होती है कि वो बार बार टर्टल क्यों बन जाती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। तभी वहाँ पर शाओची आती है जो बोलती है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है और अब शायद फांग मुझसे नाराज़ नहीं होगा। लेकिन शाओबू बोलती है कि अगर वो अब भी नाराज़ हो तो तुम उसे एक छोटा सा गिफ्ट भेज देना। मिस चाय ने बोला था कि गिफ्ट की वजह से शायद उस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा। इधर कंपनी में कुछ लोग शाओची के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक एम्प्लॉय बोलता है कि वन डिज़ाइन कंपनी में मेरा एक दोस्त है जिसने शाओची और वहाँ की बॉस जियांग को कुछ ज़्यादा ही क्लोज होते हुए देखा था। वो उसका फ़ोटो भी उन लोगों को दिखाने लगता है। तभी वहाँ पर फांग आता है जो कि इन लोगों की बातें सुन लेता है और उस फोटो को भी देख लेता है। फांग अब ये सब जाकर डॉक्टर ज़ांग को बताता है और उसे बोलता है कि शाओची ने मेरे काम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। ज़ांग उस फोटो को देखकर कहता है कि इस फोटो में तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा और इसमें सिर्फ उनकी बैग दिख रही है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, और अगर तुम्हें लगता है कि शाओची तुम्हें अफेक्ट कर रही है तो तुम उसे धीरे धीरे अपने कॉन्टैक्ट करना कम कर दो। फांग बोलता है कि हाँ, अब से ना मैं हान को बोला करूंगा, उसके सारे काम वही हैंडल करेगा। तो डॉक्टर ज़ांग बोलता है लेकिन घर का क्या, तुम दोनों पड़ोसी हो, वहाँ तो तुम दोनों की मुलाकात होती ही रहेगी। तभी फांग को एक आइडिया आता है और वो हान को कॉल करता है। इधर हम शाओची को ऑफिस में देखते हैं जहाँ उसे मिस चाय का कॉल आता है जो कि फ़ोन पर काफ़ी रो रही थी, इसलिए वो भागते हुए घर आ जाती है। शाओबू उसे बताती है कि इस पूरी बिल्डिंग को फांग ने खरीद लिया है और हमें आज ही घर खाली करके जाना होगा। मिस चाय बोलती है कि ये घर मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया था और उसके अब्रॉड जाने के बाद ये घर मैंने अपनी फ्रेंड को सेल करवा दिया। मैं तभी से उसका इस घर में इंतज़ार कर रही हूँ कि वो मुझे कभी ढूंढता हुआ यहीं पर आएगा, लेकिन वो तो अभी तक नहीं आया और अभी घर भी मुझसे छिन जाएगा। ये सब बोलकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। जो सुनकर शाओची शाओबू को मिस चाय का ख्याल रखने को बोलकर फांग से मिलने के लिए जाने लगती है। वो सीधा उसके पास जाकर उसे बोलती है कि अगर तुम्हें मुझसे इतनी परेशानी है तो तुम मुझे जॉब से निकाल दो और मैं घर से भी चली जाऊंगी, लेकिन तुम मिस चाय को वहाँ पर रहने दो क्योंकि वो तो वहाँ पर अपनी फर्स्ट लव का वेट कर रही हैं और उस घर से उनकी काफ़ी यादें भी जुड़ी हुई हैं। फांग बोलता है कि ये मेरे और प्रॉपर्टी ओनर के बीच की बात है, इसमें बाकी किसी का कोई लेना देना नहीं है और मिस चाय इस तरह अपने प्यार का वेट करके सिर्फ खुद को ही धोखा दे रही है, इसलिए बेहतर यही होगा कि उन्हें सच रियलाइज हो जाए। शाओची फांग को बोलती है कि दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि अपने प्यार का इंतज़ार करते हैं और तुम्हें प्यार में यकीन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों के लव को भी डिनाई करो। फांग बोलता है कि मैं प्यार में यकीन नहीं करता और तुम मुझे ये बात बता रहे हो, अगर तुम्हें प्यार के बारे में ज़रा सा भी कुछ पता होता ना तो तुम मुझसे झूठ नहीं बोलती। जो सुनकर शाओची पे चुप हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।